जैवमंडल अथवा बायोम हर वो जीवित चीज और पर्यावरण जिनमें पारस्परिक क्रिया होती है उन्हें जैवमंडल अथवा बायोम कहा जाता है। अर्थात उन सभी को मिलाकर जैवमंडल की रचना होती है। जैवमंडल के अंतर्गत समस्त जीव, जैविक घटक तथा भौतिक पर्यावरण, अजैविक घटक को सम्मिलित किया जाता है। जैवमंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है, जिसके भीतर अनेक बड़े छोटे परितंत्र कार्य करते हैं। यह पृथ्वी का वो भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। इन्हें तीन भागों में विभक्त किया गया है: वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। जैवमंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सजीव जीवनधारियों के लिए आवश्यक पोषक कई बार से नहीं बल्कि वायु, जल और मृदा से ही निर्मित होते हैं और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है, जिससे जीवन चलन चलता रहता है। जैवमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सभी जीव समुद्री जीव की सतह से 200 मीटर 656 फुट के समथिंग नीचे से लेकर समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्तर की बात की जाए तो प्राथमिक तौर पर अणु, जो कि विभिन्न प्रकार के परमाणु, डीएनए, पानी के अणु, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। अणु से कोशिका बनती है, कोशिका से कोशिकाओं का समूह बनता है, जिससे तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क बनता है। कोशिकाओं के समूह से जीव, उदाहरण के तौर पर जैसे गाय, भैंस, बकरी, चिड़िया इत्यादि, जिससे जनसंख्या बनती है, उनसे समुदाय बनते हैं। समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र और जैवमंडल अर्थात बायोम का निर्माण होता है। जैविक समुदाय अर्थात बायोटिक कम्युनिटी, जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की जनसंख्या एक साथ रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, उन्हें जैविक समुदाय कहलाता है। वस्तुतः यह विभिन्न प्रजातियों के विविध प्रकार की जनसंख्या का सहचर्य अर्थात एसोसिएशन है। एक समुदाय के विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रह सकते हैं, जिनमें अलग अलग प्रजातियां संरचना होती है, प्रजातीय संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रजातीय संरचना की गतिक सत्ता होने के कारण यह लघु एवं दीर्घ समयावधि में बदलती रहती है। समुदाय अभिलक्षण अर्थात कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक, प्रजातीय संरचना स्पीशीज कंपोजिशन जिसे कहते हैं, किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना अर्थात प्रजातीय संरचना कहलाती है। किसी भी समुदाय में प्रजातीय संरचना दूसरे समुदाय से भिन्न होती है। यहाँ तक कि एक ही समुदाय की पादप प्रजातियों में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। प्रभाविता की बात अर्थात डोमिनेंस की बात की जाए तो जैविक समुदाय के विभिन्न प्रजातियों की संख्या सम्मिलित होती है। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों की संख्या तथा जैवभार उत्पादन को प्रभावित करती है तथा प्राणी वितरण पर निर्धारण भी करती है। उदाहरण के तौर पर स्थलीय समुदाय में सामान्यतः लंबे वृक्ष प्रभावित होते हैं, क्योंकि पशुचारण छोटे सहकारी समुदाय को प्रभावित करता है। समुदाय का नामकरण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारकों के आधार पर भी किया जा सकता है, जैसे मरुस्थलीय समुदाय शुष्क जलवायु परिवेश में पाया जाता है। समुद्री समुदाय लवणीय परिवेश में पाया जाता है। प्रजातीय विविधता की बात की जाए अर्थात स्पीशीज डाइवर्सिटी, किसी भी समुदाय की जैव विविधता अर्थात विविधता का निर्धारण उसकी प्रजाति विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। कुछ समुदाय जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं प्रवाल भित्ति समुदाय अत्यधिक विविधता वाले होते हैं, जिससे प्रत्येक पोषण स्तर पर कई प्रकार की प्रजातियां जीवन यापन करती है। अन्य समुदाय जैसे कि मरुस्थल एवं ज्वारनद की अपेक्षाकृत कुछ प्रजातियां रह सकती है। किसी समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल जनसंख्या प्रजाति अनुपातता प्रचुरता पारिस्थितिकी विविधता की दर्शाती है। किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या प्रजातीय समृद्धता को दर्शाती है। प्रजातियों के बीच एकक अर्थात वैयक्तिक वितरण, प्रजाति समता या प्रजाति साम्यता, जिसे स्पीशीज सिमिलरिटी के नाम से जाना जाता है, कहलाता है। सभी प्रजातियों की एकक प्रजाति समृद्धि तथा प्रजातीय साम्यता के गुणन को प्रजातीय विविधता कहलाते अर्थात कहते हैं। कीस्टोन स्पीशीज यह अपना स्थान रखती है वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता जैवभार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों का अपना प्रभाव दर्शाती है। कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल कुछ ही प्रजातियां कीस्टोन प्रजाति की तरह कार्य करती है तथा अन्य प्रजातियों क्रांतिक कड़ी प्रजातियां अर्थात
क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के रूप में कार्य करती है। हालांकि कुछ क्रांतिकारी प्रजातियां अन्य प्रजातियों के लिए भोजन व्यवस्था, परागण, बीजों का तथा फलों का परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्रांतिकारी प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती है, अर्थात काफी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर वनस्पति का परागण, जिसे पोलिनेशन कहा जाता है, बीज व फल परिक्षेपण निक्षेपण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर की विभिन्न प्रकार की कड़ी प्रजातियां हैं। ये प्रचुर मात्रा में फलों का उत्पादन करती है। भोजन के अभाव के समय ये फल बंदरों, पक्षियों, चमगादड़ों द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार अंजीर के वृक्षों को सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर निर्भर रहने वाली प्राणियों का भी संरक्षण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां, जिसे अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम, फाउंडेशन प्रजातियां वे प्रजातियां होती है जिन्हें अन्य प्रजातियों का निर्माण संरक्षण के मुख्य भूमिका निभाती है। जिसने कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। कोरल रीफ का निर्माण करती है, जिसे प्रकार अन्य प्रकार की प्रजातियां निवास करती है। कोरल के बारे में एक विशेष बात बताएं, जो कि ज़ूजेंथिलाई उसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। अब अगला देखें, अम्ब्रेला प्रजातियां अर्थात अम्ब्रेला स्पीसीज, वो प्रजातियां का निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं होता, लेकिन सामान्य परिभाषा में प्रजाति विस्तृत परास वाइड रेंज वाली होती है, जिस पर अन्य प्रकार की प्रजातियां निर्भर करती है। यह बहुत हद तक की स्टोन प्रजातियों की तरह ही होती है। इसका संरक्षण उसी निवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करती है। सामान्य अम्ब्रेला प्रजातियां सापेक्षिक रूप से उच्च कशेरुकी अर्थात हायर वर्टिब्रेट एवं विशाल काया वाली होती है, जैसे नॉर्दर्न स्पॉटेड ओल, टाइगर, ग्रीजरी, बियर आदि। इसी कड़ी में आगे देखें, संकेतक प्रजातियां, जो कि इंडिकेटर स्पीसीज के नाम से जानी जाती है। ये वे प्रजातियां किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति से हैं। पर्यावरण के लिए वे बहुत संवेदनशील होती हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि के से तुरंत प्रभावित होती है, जिसे एक चेतावनी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बाहरी प्रभाव जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की हानि के संकेत प्रजाति पर पहले से दिखाई देने लगते हैं। जैसे जल के प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। संक्रमिका तथा और प्रभाव, इकोटोन एंड एज इफेक्ट। संक्रमिका दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं, अर्थात इकोटोन कहा जाता है। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र। इकोटोन क्षेत्र के दो विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती है। संक्रमिका की विशेषताएं और कोर प्रभाव। संक्रमिका की विशेषताएं, यह दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव क्षेत्र होता है। एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह अलग होते हैं। संक्रमिका क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र, चारागाह और जंगल के बीच से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र अर्थात जंगल और रेगिस्तान के बीच तक फैला हो सकता है। और कोर प्रभाव की बात की जाए तो कोर प्रभाव एक परिस्थिति की अवधारणा है जहाँ दो परिस्थिति तंत्र आपस में मिलते हैं, वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। इस कोर प्रभाव में जहाँ दो परस्पर क्षेत्र व्याप्त ओवरलैप होते हैं, वहाँ दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती है। और प्रभाव के कुछ उदाहरण की बात की जाए तो नदी तट के किनारे घास के मैदान दूसरा उदाहरण है, जहाँ पर्वत व घाटी क्षेत्र मिलते हैं। तीसरा उदाहरण जंगलों के अंतिम बिंदु। चौथा उदाहरण जहाँ ऐश्वर्य समुद्र में मिलती है। कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता रखते हैं। इसके मुख्य कारण को देखें तो पहला कारण है दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाए जाना। दूसरा कारण है वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित स्थिति में है। तीसरा कारण बात की जाए तो कोर क्षेत्र में विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है,
जो कि विशेष प्रजातियों के समर्थन दे सकती है। चौथा कारण की बात की जाए तो कोर क्षेत्र का पर प्रकाश की अधिक उपलब्धता पादपों की तीव्र वृद्धि में सहायक होती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। पादपों की विविधता में वृद्धि कीड़ों अर्थात शाकाहारी कीट की बात करते हैं इसमें में वृद्धि करती है, जिससे पक्षी व जंतु में भी वृद्धि होती है। प्रकृति में कोर प्रभाव क्षेत्र का परिणाम विविधता तथा उत्पादकता में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। मैंग्रोव परिस्थितियों, कोरल परिस्थितियों और उच्च उत्पादक क्षेत्र वाले क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होते हैं। प्राचीन व पारंपरिक मानव बस्तियां आमतौर पर पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच तथा उच्च उत्पादक संक्रमण क्षेत्रों की स्थिति रही है। अब बात करते हैं बायोम। बायोम पौधों व प्राणियों का वह समुदाय एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख परिस्थिति तंत्र बायोम कहलाता है। सामान्य रूप से बायोम में अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादपों तथा प्राणियों के सम्मिलित किया जाता है जिनकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्राय समान होती है। बायोम के अंतर्गत प्राय स्थलीय भाग के समग्र पादप तथा प्राणी समुदाय को ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन होता है। हालांकि इस दिशा में शोधकर्ताओं द्वारा प्रयास किया गया है कि यद्यपि बायोम में पौधों व जंतु दोनों को सम्मिलित करते हैं, तथापि हरे पौधे का ही प्रभुत्व होता है, जिनमें मरुस्थल, मध्य अक्षांश, उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुववृत्त के नजदीक पाए जाते हैं। तेगा वन मध्य से उच्च अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। घास स्थल मध्य अक्षांश और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। और टुंड्रा वन उत्तरी अक्षांश में पाए जाते हैं, जिनमें जलवायु, मृदा, पादप, प्राणी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। थैंक यू।